नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज 5 मई 2022 को DLED 4th सेमेस्टर का गणित का पेपर था और उस गणित के पेपर का पूरा सोल्यूशन आज हम आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें 1 से लेकर 18 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में वो सभी हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहे हैं। और आप जो इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिख कर आए हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से मैच कर सकते हैं कि आपका कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पेपर पूरा आंसर शीट मैच करने के बाद अपने आंसर कितने सही हुए नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितने नंबर 25 में आपके आ रहे हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, जो लोग ये पेपर दे के आए हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि इस पेपर में 2 जगह गलतियां हैं। अब वो गलतियां कौन कौन सी हैं वो मैं इसी पेपर के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। देखो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 7, 6, 2, 5, 9 की मध्यिका आपको बतानी है कि मध्यिका कितनी होगी। तो यहाँ पर मध्यिका को निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं आंकड़े, इन सबको आप क्या कर लो, इनको आप आरोही क्रम में लिख लो। 2, 5, 6, 7 और 9। अब अगर ये विषम नंबर्स हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ये विषम नंबर हैं, तो यहाँ पर जो बीच वाली हो जाएगी यही मध्यिका होगी, यानी यहाँ पर इसका आंसर 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन में कहीं भी 6 नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है जो सही होगा उत्तर वो 6 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्यूब रूट के अंदर लिखा हुआ है 343/1000। तो 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है और 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। तो इसका आंसर आएगा 0.7। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की क्या संख्या है। तो आपको मालूम है जब एक सिक्का उछालते हैं तो 2 परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, और जब 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 परिणाम प्राप्त होंगे, और 3 सिक्के उछालने पर 9 परिणाम प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको ज्ञात करके बताना है। तो इसका जो आंसर होगा 1925 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और मैं इसको आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहली बात तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा, πr² होता है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया गया है। पाई की वैल्यू 22/7 और r जो दे रखा था वो 35 दे रखा था, तो r² है तो 35 × 35 हो जाएगा। चूंकि नीचे 2 भी है तो उसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1925 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है tan 60/sec90 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक, बटे sec90 कितना होता है, वो होता है इनफाइनाइट। अब जब किसी भी संख्या को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। tan 60/sec90 की वैल्यू आ जाएगी 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है। 4 tan² 60 - cos² 90 + 2 sin² 45 - 4 cot² 45 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर tan 60 की वैल्यू रख दी गई है √3, cos 90 की वैल्यू रख दी गई है 0, sin² 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 और cot 45 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पर स्क्वायर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर सब में देखो ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए सब में स्क्वायर लगा दिया गया है। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। √3 का जब स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 3, 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 3 हो जाएगा 12, ये 2 कट जाएगा, बचेगा 1, तो ये आ गया 1, और ये माइनस का 4, 12 और 1 13, 13 - 4 = 7। ये इसका आंसर आ जाएगा 7। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0। देखो इस समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी थी, वो मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपके सामने दे रखी है, यहाँ पर लिखा हुआ 2x² - 5x - 3 = 0। तो इसको आप 5x को 2 पार्ट में तोड़ लो, -6x + x, और इसके बाद यहाँ से 2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ से आएगा x,
यहाँ से बच जाएगा माइनस का 3 और यही x माइनस 3 उठा के यहाँ रख देंगे और ऊपर देखेंगे ये x है और यहाँ भी x है, यानी x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर हमने 1 को रख दिया है। इसी तरह x माइनस 3 कॉमन ले लिया, 2x प्लस 1 कॉमन मिल गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x प्लस 1 और x माइनस 3 ये दो चीज़ें आपको मिली, इन दोनों को 0 के इक्वल करना होगा। ये देखिए यहाँ पर 0 के इक्वल किया गया और इसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू 1 आ गई, 1 माइनस 1/2 और एक वैल्यू आ गई x इक्वल टू 3। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आपने दोनों निकाली है तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, या फिर आपने केवल ये वाली निकाली है तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर है, 14 मीटर गहरा तथा 3 मीटर व्यास का एक कुआं 300 रुपये प्रति घन मीटर की दर से खोदने पर कितना खर्च करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको आयतन निकालना होगा कुआं का, और कुआं किस शेप का होता है, वो होता है सिलेंडर यानी बेलन के आकार का होता है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आयतन निकाल लेते हैं। जब आयतन निकल आएगा तो उसको 300 से गुणा कर देंगे तो हमें कुल खर्च निकल आएगा कि कितना रुपया लगेगा पूरे कुआं को खोदने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है वो 3, ये व्यास दे रखा है, हमें चाहिए होता है त्रिज्या। तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है, तो यहाँ पर 3/2 कर दिया गया, 3/2 गुणे 3/2 और जो उसकी गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं वो 14 थी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 99 घन मीटर आयतन निकल के आ गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा था 300 रुपये प्रति घन मीटर की दर लगेगी कुएं को खोदने में। हमारे पास 99 घन मीटर का एरिया है और खर्च है 300 रुपये प्रति घन मीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 29,700 रुपये। जिसका ये आंसर आया है उसका सही है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपका आंसर ये वाला सही हुआ या गलत हुआ। प्रश्न संख्या 9 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 75,625 वर्ग मीटर है, वर्ग की भुजा ज्ञात करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। इसमें क्या करना था, आपको लिखना था वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 75,625 और जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर। तो जब भुजा का स्क्वायर 75,625 है तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो वो जो हो जाएगा वो 75,625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भुजा निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी 275 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है 275 मीटर आंसर हो जाए। यहाँ पर जल्दी जल्दी समझाया जा रहा है ताकि आप लोग केवल अपने आंसर्स मैच कर सको। यहाँ कोई स्पेशल चीज़ समझाई नहीं जा रही, तो आप लोग आंसर अपने मैच करते चलो। यहाँ पर देखो 10वां क्वेश्चन है, समीकरण 2x + 3y = 12 तथा 3y = x, इसको आपको हल करना है। तो जब इसको आप हल करोगे तो इसमें x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब दोनों आप देख लो आपका सही है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2 सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की क्या संभावना है। तो देखो जब आप सिक्का उछालोगे तो वहाँ पर 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जब 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो वहाँ पर कुल मिलाकर 4 घटनाएं बनेंगी कुल मिलाकर, और चारों घटनाएं अपने आप में अलग हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रत्येक घटना घटने की कितनी संभावना है, यानी प्रत्येक मतलब एक के बारे में पूछ रहा है और टोटल यहाँ पर होती है 4 घटनाएं। तो हम ये कह सकते हैं प्रत्येक घटना के संभावना क्या हो जाएगी 1/4, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये AECD एक आयत है, CD = 8 सेंटीमीटर, CE = 5 सेंटीमीटर, BE = 6 सेंटीमीटर। सब लंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है उसको आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 इंटू ऊंचाई प्लस इंटू दोनों भुजाओं का योग। इसको कैसे करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था आपका, 2 नंबर में दे दिया। ये आपके सामने देखो दे रखा है, देखो ऊंचाई तो दे रखी है कि 5 है, तो सीधा सीधा हमने 5 रख दिया, और जो एक भुजा है 8 दे रखी है सीधी सीधी। अब दूसरी जो भुजा है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, देखो इतना 6 दे रखा है, लेकिन ये एरिया तो हमें पहले से ही पता है कि ये इतनी लंबाई कितनी है, ये है 8, तो 8 ये और ये इधर की 6 दोनों मिला के हो गई 14। तो ये नीचे वाली लाइन हो जाएगी 14, ऊपर वाली हो गई 8, तो ये 14 और ये 8 दोनों का योग कर दिया, 14 और 8 हो गया 22। 1/2 इंटू 5 इंटू 22 = 55 वर्ग सेंटीमीटर। 2 को 22 से काट देना, 11 आ जाएगा, 11 × 5 = 55, 55 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया था आपको इस बार 2 नंबर में। तो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं किसी का गलत नहीं हुआ होगा, अगर गलत हुआ तो फिर बड़ी गलत बात है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। देखो यहाँ पर वर्तमान आयु में कोई संबंध प्रश्न में नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर पिता की अलग माननी पड़ेगी, पुत्र की अलग माननी पड़ेगी। कैसे होगी? पिता को x मानो और पुत्र को y मानो। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पिता की वर्तमान आयु को x माना गया है, पुत्र की वर्तमान आयु को y माना गया है। अब प्रश्न में कहा गया 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी? अभी x है तो 5 वर्ष पूर्व 5 को घटा दो। इसी तरह पुत्र की आयु को भी 5 घटा दो तो ये 5 वर्ष पूर्व की आयु मिल जाएगी। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? प्रश्न में कहा जा रहा है जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 3 गुना थी 5 वर्ष पहले। तो यहाँ पर देखो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 थी पिता की आयु, y माइनस 5 थी पुत्र की आयु। तो ये 3 गुना थी तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर दिया गया है। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो x और y को एक तरफ कर लिया, x माइनस 3y इक्वल टू -10। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी कंडीशन बता रहे थे कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु के बारे में बता रहे थे। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 10 हो जाएगी। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर रिलेशन क्या दे रहे थे? ये कह रहे थे कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। तो यहाँ पर देखो 2 से गुणा किया गया है पुत्र की आयु में, ठीक है। अब यहां पर जब इसको सॉल्व किया गया, x और y को एक तरफ कर लिया गया तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 ये निकल के आया। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब यहां पर हमने क्या किया है? समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में हल कर दिया है, यानी इसको इसमें घटा दिया है। तो ये x और x दोनों तो घट के कट जाएंगे। ये -3y और -2y इनको घटा दो आपस में, तो -3y और -2y को आपस में घटाया तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20 निकल के आ गई। और y को हमने क्या माना था? ये माना था पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु तो निकल के आ गई 20। अब उसी पुत्र की आयु को हमने क्या किया? उसी पुत्र की आयु को हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो क्या होगा यहाँ पर? देखो x माइनस 3y इक्वल टू -10 ये समीकरण 1 थी। इसमें जब हमने y का मान रखा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 50 वर्ष। यानी पिताजी की आयु कितनी निकल के आ गई? 50 वर्ष। और पुत्र की आयु हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, वो थी 20 वर्ष। यही इसका राइट आंसर है। जिसका सही हो नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रश्न संख्या 14। चित्र में वृत्त की 2 जीवाएं AB तथा CD एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती हैं। यदि P बराबर 30 है और A बराबर 35 है तो CBP ज्ञात करो। ध्यान से देखना है आपको, CBP को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं बता देता हूँ, ये रहा आपका CBP, ये वाला एंगल आपको ज्ञात करना है। ध्यान से आप देखो, यहाँ पर ये जो एंगल A है ये 35 है और इसका जो आधार है वो है BD, ये वाला BD इसका आधार है, ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर BD आधार पर A बना है वो 35 का, और इसी BD आधार पर C बना है वो भी 35 का होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि एंगल A बराबर एंगल C है और ये कितना है? 35 है। अब आप ध्यान से त्रिभुज CBP में देखोगे कि आपको C पता चल चुका है 35 है, P आपको पहले से ही दे रखा है 30 है। तो जब किसी त्रिभुज में 2 एंगल आपको पता है तो तीसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 180 में उन दोनों का योग घटा दो, 30 और 35, 65 घटा दो। 180 में जब 65 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 115। क्लियर हो गई बात? तो एंगल CBP कितना निकल के आ गया? ये आ गया 115। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर 115 आपका आंसर आया है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न संख्या 15। एक शंकु का आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। यदि आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। देखो वक्र पृष्ठ कैसे निकलता है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल फॉर्मूला होता है। तो L जो होता है वो तिर्यक ऊंचाई होती है, आपको मालूम होनी चाहिए। अब तिर्यक ऊंचाई प्रश्न में कहीं नहीं दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर ना ही कहीं भी ऊंचाई दे रखी। 2 तरह की ऊंचाई होती है शंकु में, एक तिर्यक ऊंचाई, जैसे मान के चलो मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका बन गया, ठीक।
ये जो आपकी ये वाली होगी ये होती है तिर्यक ऊंचाई। ये देखो तिरछी है ना, तो इसको कहेंगे तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। और ये वाली जो है ये आपकी होती है ऊंचाई, और ये जो होता है आपका ये आपका होता है त्रिज्या। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये तीनों लाइनें मिलके एक तरीके से समकोण त्रिभुज बनाती हैं, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है। कैसे होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऊंचाई को निकाल लेते हैं, क्योंकि ऊंचाई भी नहीं दी है। तो यहाँ पर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन दे रखा है 100 पाई। तो इसकी वैल्यू रख दो 1/3। पाई की वैल्यू मत रखो, क्योंकि पाई पाई अभी यहाँ पे काट देंगे। 100 पाई है, पाई इधर से उधर से दोनों तरफ से कट जाएगा। आर आपका 5 दे रखा है, तो 5 स्क्वायर इंटू एच। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी एच निकल के आ जाएगी 12। ठीक है, एच 12 निकल के आ गई, और आर आपका प्रश्न में ही दे रखा है कि ये 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने निकल आई। हमें एल चाहिए था, यानी तिरछी ऊंचाई चाहिए था। एच मिल चुका है, आर मिल चुका है, तो एल बड़ी आसानी से निकल आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल कैसे निकाला गया है। ये एल, ये वाला एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया गया है। एच आपका अभी निकाला है 12, आर आपको प्रश्न में देखा है 5, तो जब एल को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13। तो आपके पास वक्र प्रश्न निकालने के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो निकल के आ चुकी हैं। पाई आर एल, आर आपको प्रश्न में दे रखा था, एल आपने निकाल लिया है। तो आप इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर दो। शंकु का वक्र प्रश्न पाई आर एल, आर 5 है, एल 13 है, तो 13 × 5 = 65 पाई वर्ग मीटर। अगर किसी ने पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 करके सॉल्व किया तो वो भी आपका सही है। अगर 65 पाई लिखा हुआ है तो एकदम एग्जैक्ट सही है, आपको एग्जामिनर देखते ही 2 नंबर देगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, एक घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करो। देखो बहुत क्वेश्चन आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। घनाकार गड्ढे का आयतन बराबर a क्यूब, और a क्यूब बराबर 13.824 मीटर क्यूब हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्यूब हटा के 13.824 पर क्यूब रूट लगा और उसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 2.4 मीटर। तो 2.4 मीटर जिसका आंसर आया है एकदम सही आया है, और अगर 2.4 के अलावा कुछ आया तो वो आपका गलत है। प्रश्न संख्या 17 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंक आने की संभावना ज्ञात करो। देखो जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों पर विषम अंक कब कब आता है। देखो एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों में एक एक आ जाए, पहले पासे में भी एक आ जाए, दूसरे पासे में भी एक आ जाए, तो वहां पर विषम अंक आ जाते हैं। या फिर हो सकता है कि 1 3 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है 1 5 आ जाए, या फिर चौथी कंडीशन हो सकती है 3 1 आ जाए, पांचवी कंडीशन हो सकती है 3 3 आ जाए, 3 5 आ जाए, 5 1 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 5 आ जाए। यानी दोनों पासों पर जब विषम अंक आएगा तो ऐसी कंडीशन कुल बनती है 9। और जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो टोटल कंडीशन बनती है 36। तो यहाँ पर विषम अंक आने की कंडीशन है 9 और टोटल है 36। तो यहाँ पर जो संभावना आपकी बनेगी 9/36 बनेगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो हमने शुरू में बताया था कि इस पेपर में दो जगह गड़बड़ी, एक तो पहले क्वेश्चन में, एक 18वें क्वेश्चन में। 18वें क्वेश्चन में देखो लिखा है किसी कक्षा के 24 विद्यार्थियों की आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं और ये आंकड़े दे रखे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि एक्चुअल में हमें करना क्या है, कि हमें माध्य निकालना है, मध्यिका निकालनी है, बहुलक निकालना है, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आपने पुराने मेरे वीडियोस देखे थे तो मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम, और उसमें मध्यिका निकालनी थी। तो अब इस क्वेश्चन में तो कुछ दिए ही नहीं गया है, तो इस हिसाब से तो पीएनपी को सभी बच्चों को 2 में 2 अंक दे देने चाहिए बिना कुछ कहे, क्योंकि कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि यहाँ पर क्या निकालना है। लेकिन अगर हम इसको अगर किसी ने पहले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने ये कराया है अपने वीडियोज़ में, तो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो इसमें मध्यिका निकालनी थी। अगर मध्यिका निकाल दिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकाली तब भी आपको 2 नंबर तो मिलने चाहिए। ये क्वेश्चन था आपके सामने, इस तरह का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। बारंबारता लिखी, फिर इसकी संचयी बारंबारता निकालनी थी आपको, तो ये आपका n की वैल्यू आ जाती 24, और फिर इस तरह आपको सॉल्व करके मध्यिका निकाल लेनी थी और इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है 14 वर्ष। तो इस तरह ये पूरे 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।
अब यहाँ पर जो पीएनपी ने गलती की है, इसके एवज में प्रत्येक बच्चे को 1 नंबर का शुरू वाला क्वेश्चन और 2 नंबर का लास्ट वाला क्वेश्चन, 3 नंबर तो पीएनपी को फ्री में हर बच्चे को देने ही चाहिए। और अगर नहीं देती है तो वो पीएनपी की मर्जी है, आप लोग जाकर वहाँ शिकायत भी कर सकते हैं, लिखित में प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में 2 जगह गलती हैं, तो 2 जगह गलती हैं तो उन दोनों को या तो समान रूप से नंबर दिए जाएं, यही एक विकल्प है, क्योंकि पेपर दोबारा कराना कोई विकल्प नहीं है। इस क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर प्रत्येक बच्चे को फ्री में देने ही चाहिए पीएनपी को, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये पीएनपी की गलती है, बच्चों की कोई गलती यहाँ पर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। अब आपके कितने उत्तर सही हुए, कितने नंबर आपके 25 में आ रहे हैं, कृपया करके नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।